वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा लेक्चर नंबर 1 जो कि मैट्रिक्स का है वह स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको मोस्टली 3 क्वेश्चन का आंसर दिया था। पहला जो हमारा क्वेश्चन था मैट्रिक्स कब स्टार्ट होगा, सेकंड क्वेश्चन था आप कौन सी बुक से पढ़ाते हो, और जो थर्ड क्वेश्चन था सिलेबस क्या है। ठीक है, इसमें मैंने आपको डीपली आंसर दिया था। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो सेकंड क्वेश्चन आपका था कि आप कौन सी बुक से पढ़ाते हो, वहीं पर एक कमेंट आया है किसी भाई का। उसमें उन्होंने पूछा है कि अगर आपने बुक दिखा दिया होता तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बुक दिखा दे रहा हूँ। स्क्रीन पे आपको फर्स्ट बुक और सेकंड बुक का जो फ़ोटो है वह शो हो रहा है, तो आप देख लीजिए। मैं वंदना प्रकाशन की बुक का जो है यूज करता हूँ। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि मैं कम से कम 2 बुक का यूज करता हूँ, 2 से 3 बुक का, ताकि अगर मुझको मैटर क्लियर ना हो पाए तो मैं आप तक मैटर को क्लियर करके पहुँचाऊँ, ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें, आसानी से पढ़ सकें और अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सकें। ठीक है, उसी वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि आप कोई भी बुक लें, ठीक है, आपके यहाँ की जो सबसे बेस्ट बुक हो आप उसी बुक को खरीदिए। और आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा भी होगा, मैंने बताया था कि नेप 2020 स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैटर से मतलब है, बुक से ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको जो टीचर पढ़ाएगा अगर उसकी लैंग्वेज ईजी है तो आप आसानी से सभी मैटर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 जो कि मैट्रिक्स के ऊपर बेस है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर पहले मैट्रिक्स का बेसिक होगा। आपने क्लास 12th में बेसिक पढ़ा होगा मैट्रिक्स का, लेकिन फिर भी रिवीजन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही बार में तो हमको सब चीज़ याद नहीं रहता है। तो ठीक है, मैं मैट्रिक्स का पहले आपको बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बीएससी का मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स जो कि 12th का ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैट्रिक्स का यूज कहाँ पर होता है। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स, जैसे ही आपको स्टार्ट कराते होंगे टीचर लोग, तो आपको सबसे पहले मैट्रिक्स डायरेक्ट बताते होंगे। ठीक है, लेकिन अब आप थोड़ा हायर क्लास में आ गए हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसका जानना पड़ेगा यूज क्या है, कि मैट्रिक्स का हम कहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स का मैं आपको यूज बताता हूँ कि मैट्रिक्स का यूज कहाँ पर होता है। तो देखिए, मैट्रिक्स का जो यूज होता है वह कई स्थानों पे हो जाता है। ठीक ना, कई क्षेत्रों में आप मैट्रिक्स का यूज देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है उसी को बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो यूज होता है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, मैं एग्जाम्पल के रूप में इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, एक इक्वेशन और है 5x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 14। ठीक है, अगर इस प्रकार के इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है तो इस प्रकार के इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट करके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैट्रिक्स का यूज होता है कंप्यूटर में होता है। जब आप कंप्यूटर के कोर्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, ठीक है, ये सभी रहता है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसमें मोस्टली जो है मैट्रिक्स का ही यूज होता है। ठीक है, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे क्रिप्टोग्राफी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गूढ़ लेखिकी। ठीक है, यहाँ पर भी मैट्रिक्स का ही यूज होता है। क्रिप्टोग्राफी में भी मैट्रिक्स का ही यूज होता है। और अगर आप साइंस के क्षेत्र में जाएंगे तो साइंस के क्षेत्र में भी मैट्रिक्स का यूज होता है। तो साइंस के क्षेत्र में अगर आपने मैग्नीफिकेशन पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवर्धन, यहाँ पर भी मैट्रिक्स का यूज होता है। और रोटेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में घूर्णन, रिफ्लेक्शन जिसको हम बोलते हैं परावर्तन,
रोटेशन और रिफ्लेक्शन में भी मैट्रिक्स का यूज होता है। इन सभी को मैट्रिक्स द्वारा हम मैथमेटिकल फॉर्म में पेश कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं नहीं, करते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। अभी तक आपने जाना कि मैट्रिक्स का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर हम कोई इक्वेशन को सॉल्व करना चाहेंगे तो उसको हम मैट्रिक्स के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेल में भी मैट्रिक्स का यूज होता है, क्रिप्टोग्राफी में मैट्रिक्स का यूज होता है, मैग्नीफिकेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन सभी में मैट्रिक्स का यूज होता है। इसी प्रकार मैट्रिक्स का हम बहुत जगह यूज करते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन अगर दी हो हमारे पास कोई, ठीक है, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो हम हेडिंग डालते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ बेसिक चल रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन दी गई हो तो उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक का नाम है राम, मैं नाम लिख लेता हूँ, और दूसरे का नाम है सीता, और तीसरे का नाम है गीता। अपने पास कितने स्टूडेंट हैं? 3। और राम के पास बुक्स भी हैं, सीता के पास भी बुक्स हैं, गीता के पास भी बुक्स हैं, और इन तीनों के पास ही क्या है? पेन। और राम के पास जो नंबर ऑफ बुक्स है वह है 2, नंबर ऑफ पेन्स वो है 1। सीता के पास नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 3, और नंबर ऑफ पेन्स कितनी है? 4। गीता के पास नंबर ऑफ बुक्स 3 है और नंबर ऑफ पेन्स 5 है, ठीक है। तो अपने पास कितने स्टूडेंट हैं? 3, और तीनों के पास क्या है? बुक्स भी है, पेन्स भी हैं, ठीक है। और मैंने नंबर ऑफ बुक्स एंड नंबर ऑफ पेन्स लिख दिया है। ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्या है ये? ये है हमारे पास टोटल इन्फॉर्मेशन। अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करना चाहेंगे किस में? मैट्रिक्स के रूप में, तो कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं। आपने 12th में भी पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स को अगर हम डिनोट करना चाहें तो इस सिंबल से हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ। जो हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको हम लिखते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 1 3 4 3 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ पर और बता देता हूँ। हमने 12th में पढ़ा है कि अगर हमको कोई भी मैट्रिक्स लिखनी हो, मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 3 2 1 2। अगर हमको इसको एक मैट्रिक्स बनाना हो तो हमको एक सिंबल लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस सिंबल का यूज अभी तक हमने 12th में किया है, लेकिन अब आ गए हैं आप हायर क्लास में, बीएससी के स्टूडेंट हो गए हैं, तो आपको अब ये सिंबल लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आप यह सिंबल नहीं लगाएंगे। आपके लिए एक नया सिंबल आ चुका है ब्रैकेट के रूप का, ठीक है। तो अब आप जब भी मैट्रिक्स लिखेंगे बीएससी में तो आपको इसी सिंबल का यूज करना है। हालांकि आप इस सिंबल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ये सिंबल यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, ठीक है। तो ठीक है, आपने जान लिया कि बीएससी में हमको किस प्रकार के सिंबल का यूज करना है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। चलिए जानते हैं आव्यूह की परिभाषा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन मैट्रिक्स की बता देता हूँ, ठीक है। अ मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट, एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है किसका? ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों का, नंबर्स, संख्याओं का,
फंक्शंस फलनों का इन रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है, आयताकार क्रम विन्यास में। ठीक है, अब हम इसको एक ही बार में बोलते हैं। अ मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रेक्टेंगुलर एरे। मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। अ मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट of elements are numbers are functions in rectangular array. A matrix is arrangement of elements or numbers or functions in rectangular array। यहाँ पर मैंने जो एलिमेंट्स लिखा है, नंबर्स लिखा है, फंक्शंस लिखा है, आप ओनली एलिमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, डज नॉट मैटर। ठीक है, तो अगर आप ओनली एलिमेंट्स लिखेंगे तो आप डिफिनीसन बना सकते हैं। अ मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको यह नहीं कि डिफिनीसन सिर्फ रटवा रहा हूँ, यहाँ पे आप बनाना जानिए कि डिफिनीसन अगर आपको नहीं भी याद है फिर भी आप डिफिनीसन को बनाकर लिख लीजिए। ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जब सिलेबस बताया था तो मैंने उसमें बताया था कि आपको हमारी वीडियो में जो कंटेंट मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में भी। तो संख्याओं, फलनों, अवयवों का आयताकार क्रम विन्यास क्या कहलाता है? आव्यूह मैट्रिक्स। ठीक है, संख्याओं, फलनों या अवयवों का आयताकार क्रम विन्यास ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स, आव्यूह। तो मैं एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ, आप इसी को एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। मैंने लिया है 3 2 1 2। ठीक है, आप इसी को एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम जानेंगे किसी भी मैट्रिक्स का रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेज को चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे किसी भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ। ठीक है, 3x3 की एक मैट्रिक्स लेता हूँ। 3 5 2 1 6 5 0 0 1। ठीक है, मैंने सिंबल क्या बताया? आप इस ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब आप बीएससी में आ चुके हैं। इसका ऑर्डर 3x3 है। अभी मैं बताऊंगा ऑर्डर आप कैसे लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसके जस्ट बाद एक हेडिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले आपको ऑर्डर पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर सीखेंगे कि रो और कॉलम होता क्या है। ठीक है, तो जो ये हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन, अगर हम यहाँ से कोई एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रो। और अगर यहीं पर एक लाइन होगी वर्टिकल तो उसको हम बोलेंगे कॉलम, सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये हॉरिजेंटल है। पहली हॉरिजेंटल लाइन मीन्स फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को हम R1 से डिनोट करेंगे। सेकेंड हॉरिजेंटल लाइन जिसको हम R2 सेकेंड रो से डिनोट करेंगे। और थर्ड हॉरिजेंटल लाइन जिसको हम R3 से डिनोट करेंगे। ठीक है, और अब हम जानेंगे कॉलम पे। तो कॉलम वर्टिकल लाइन, तो फर्स्ट वर्टिकल लाइन C1 जिसको हम कॉलम बोलेंगे, सेकेंड वर्टिकल लाइन जिसको हम बोलेंगे C2, थर्ड वर्टिकल लाइन जिसको हम बोलेंगे C3। ठीक है, तो आपने जाना कि अगर हमको एक मैट्रिक्स दी गई है 3x3 की, तो वहाँ पर R1 R2 R3 रो, R1 R2 R3 रो है और C1 C2 C3 यह कॉलम है।
इसी प्रकार से अगर आपको 2x2 की मैट्रिक्स दी गई है तो आप उसमें भी आसानी से देखकर बता सकते हैं कि कौन रो है कौन कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, ठीक है, हिंदी वालों के लिए जो रो होता है, इंग्लिश वाले भी ध्यान से सुन लीजिए, नुकसान नहीं करेगा, ज्ञान है, दवा नहीं है कि जो नुकसान कर देगी। रो को हम हिंदी में बोलते हैं पंक्ति और कॉलम को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। इस पर ना जाइए कि हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं तो हमको सिर्फ इंग्लिश पे ही जाना है क्योंकि हम बीएससी कर रहे हैं। डज नॉट मैटर, ठीक है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों जाननी चाहिए, ठीक है, भविष्य में आपके काम देगी। अब हम जानेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपने रो और कॉलम को आसानी से समझ लिया है तो अब हम जानेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह की कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि, हिंदी भी मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एक मैट्रिक्स ले लेनी है। मैट्रिक्स को मैं एक लिखता हूँ 2 3 4 6। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में हमको ऑर्डर जानना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है इसको आपने 12th में पढ़ा है, ठीक है, फिर भी मैं इसको डीपली समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम जितने रो हैं और जितनी कॉलम हैं उसकी संख्याओं को जब हम लिखते हैं क्रॉस के रूप में, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बट यहाँ पर जो क्रॉस हम करेंगे उसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे एक रो है, ठीक है, R1, सेकेंड रो है R2, कॉलम है C1, कॉलम है C2, ठीक है। तो रो कितनी है? 2 रो है। कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम है। इसी के बीच में यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम के बीच में अगर हम क्रॉस का सिंबल लगा देंगे तो यही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम डिनोट करने के लिए M क्रॉस n का ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन भी बना दें कि इस एक मैट्रिक्स दी गई है A बराबर 2 3 4 6, इसका जो है M क्रॉस n क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं M क्रॉस n इज ये हमने M क्रॉस n निकाला 2 क्रॉस 2, इसी को लिख देंगे 2 क्रॉस 2 इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल के माध्यम से और आपको क्लियर कर दूंगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। एग्जांपल लिख लेते हैं सबसे पहले हम 4 6 7 0 0 1 0 0 2, ठीक है। हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब इसमें जो है नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, सबसे पहले कॉलम, रो पे नहीं कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम है C1 C2 C3। रो कितनी है? R1 R2 R3, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो कितनी है? यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ रो 3, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3 लिखेंगे। और उसके बाद हमको बीच में क्रॉस का सिंबल लगा देना है। लेकिन यहाँ पे जो हम क्रॉस का सिंबल लगाए हैं, ठीक है, इस सिंबल को हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है। समझ में आई बात? अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का रूल है नहीं और अपने आप से आप मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। ये तो हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों अलग अलग हों, ठीक है, डिफरेंट हो, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो। और हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, यहाँ पे जो आप फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है, ये जो मैंने 3 लिखा है, ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ रो, ठीक है।
और यहाँ पे मैंने ये वाला जो 3 लिखा है लास्ट वाला, ये है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। अब एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, 2 6 5 0 0 1। मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, यहाँ पे रो कितनी है, 1 2 3 रो है। कॉलम कितना है, 1 2 कॉलम है। ठीक है, तो रो कितनी है, 3, कॉलम कितना है, 2, बीच में सिंबल कौन सा, क्रॉस का, बट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। आपने 12th में इसको तो सीखा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ तो आप समझ ही लीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा, नंबर ऑफ रो। ठीक है, कितने रो हैं, 3 रो हैं, तो मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ रो। ठीक है, और सेकंड नंबर पर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। आप यहाँ तक आसानी से समझ गए होंगे।